आपसे आपसे सादर आग्रह है कि आप सभा को संबोधित करें। नमस्कार। કેમ છે? ગુજરાતમાં ઠંડી વંડી છે કે નહીં? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी, विधानसभा स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी चौबे जी, मनसुख भाई मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात सरकार में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, श्री किशोर कानानी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, धारासभ्यगण, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, नया साल दस्तक दे रहा है। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है। राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। इतना लंबा समय, इतनी बड़ी आपदा, लेकिन
ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। ये सब नमन के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। साथियों, मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहां करीब करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। भाइयों और बहनों, साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। साथियों, गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। बीते 2 दशकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनौती से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है। एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए राजकोट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। इलाज और शिक्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार होंगे। नए अस्पताल में काम करने वाले लगभग 5,000 सीधे रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे। और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बाहर एक छोटा शहर ही बस जाता है। भाइयों और बहनों, मेडिकल सेक्टर में
गुजरात की इस सफलता के पीछे 2 दशकों का अनवरत प्रयास है, समर्पण और संकल्प है। बीते 6 सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस स्केल पर काम हुआ है, उसका निश्चित लाभ गुजरात को भी मिल रहा है। साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थिति, उन पर दबाव से आप भी भलीभांति परिचित हैं। स्थिति ये थी कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी सिर्फ 6 एम्स ही बन पाए थे। 2003 में अटल जी की सरकार ने 6 और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे। उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानी 9 साल लग गए थे। बीते 6 सालों में 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिनमें से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। एम्स के साथ साथ देश में 20 एम्स जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। साथियों, साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग अलग दिशा में अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा था। प्राइमरी हेल्थ केयर का अपना सिस्टम था, गांवों में सुविधाएं न के बराबर थी। हमने हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना शुरू किया। हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केयर पर बल दिया, वहीं इलाज की आधुनिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी। हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया, वहीं इस बात पर भी जोर दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के दूर-दराज के इलाकों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इनमें से 50,000 सेंटर सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। लगभग 5,000 गुजरात में ही हैं। इस योजना से अब तक देश के करीब 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इस योजना ने गरीब भाई बहनों की कितनी बड़ी मदद की है, इसके लिए एक आंकड़ा मैं देश को बताना चाहता हूं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। 30,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा रकम है। आप सोचिए, इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में। साथियों, बीमारी के दौरान गरीबों का एक और साथी है जन औषधि केंद्र। देश में लगभग 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां करीब करीब 90% तक सस्ती होती हैं, यानी 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में मिलती है। 3.5 लाख से ज्यादा गरीब मरीज
हर रोज इन जन औषधि केंद्रों का लाभ ले रहे हैं और इन केंद्रों की सस्ती दवाइयों की वजह से गरीबों के हर साल औसत एवरेज 3600 करोड़ रुपए खर्च होने से बच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही है। वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर सरकार इलाज का खर्च कम करने, दवाइयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही है? साथियों, हम में से अधिकांश उसी पृष्ठभूमि से निकले लोग हैं। गरीब और मध्यम वर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है। जब किसी गरीब को गंभीर बीमारी होती है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं। इलाज के लिए पैसे न होना, घर के अन्य खर्च, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता, व्यक्ति के व्यवहार में ये बदलाव ला ही देती है। और हमने देखा है, जब गरीब बीमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है? दोहरे धागे की दुनिया में चला जाता है, पूजा पाठ की दुनिया में चला जाता है। उसको लगता है शायद वहीं से बच जाऊंगा, लेकिन वो इसलिए जाता है, हम ये न कहें कि वो अंधश्रद्धा है, वो इसलिए जाता है कि उसके पास सही जगह पर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, गरीबी उसको परेशान कर रही है। साथियों, हमने ये भी देखा है कि जो व्यवहार पैसे की कमी की वजह से बदल जाता है, वही व्यवहार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवच होता है तो वे एक आत्मविश्वास में बदल जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का इलाज, लोगों की इस चिंता, इस व्यवहार को बदलने में सफल रहा है, जिसमें वो पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा बुजुर्ग नहीं, 45-50 साल की आयु, बड़े व्यक्ति, वे इसलिए बीमार दवाई नहीं कराते, वो कहते कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, इसलिए कई मां बाप जीवन भर दर्द झेलते हैं और दर्द में ही मरते हैं। क्योंकि कर्ज ना हो, दर्द झेलें, लेकिन बच्चों के नसीब में कर्ज ना आए, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं कराते। खास पर यह भी सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की तो गरीब पहले कभी सोच ही नहीं पाता था। आयुष्मान भारत के बाद अब यह भी बदल रहा है। साथियों, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का एहसास, इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना, इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। आज हेल्थ और वेलनेस को लेकर एक सतर्कता आई है, गंभीरता आई है। और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है, अब दूसरे देश के गांवों में भी, अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गांवों में भी ये जागरूकता हम देख रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन के ऐसे उदाहरण अन्य क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। जैसे शौचालयों की उपलब्धता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरूक किया है। हर घर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिश्चित कर रहा है, पानी से होने वाली बीमारियों को कम कर रहा है। रसोई में गैस पहुंचने के बाद
न सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, बल्कि पूरे परिवार में एक सकारात्मकता की सोच आई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के गर्भवती महिलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोत्साहित किया है और चेकअप के कारण उनको पहले से गंभीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है। इसका लाभ ये हो रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिले, देखभाल मिले। पोषण अभियान ने भी उनमें जागरूकता बढ़ाई है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाभ ये मिला है कि देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माता मृत्यु दर पहले के मुकाबले काफी कम हो रहा है। साथियों, सिर्फ आउटकम परिणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है। इम्पैक्ट महत्वपूर्ण